सो हे गाइस वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम आरबीआई एक्सक्लूसिव सेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज आज की डायरेक्शन का नाम क्या है वो देख लेते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम डायरेक्शन ऑफ 2026। तो देखो अभी 59th मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी फैब में। इसके अंदर जो ना कुछ अमेंडमेंट्स करे गए, कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए गए थे। ठीक है, तो एक केसीसी में भी किया था कि इसका जो रिन्यूएबल टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया था 5 ईयर से 6 ईयर में। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बातें करेंगे और फिर एक केसीसी की जो पूरी डायरेक्शन है ना उसके ऊपर एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। उसमें एक तो यही है कि भाई केसीसी होता क्या है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप के फार्मर्स को ये हेल्प करता है ना, व्हाट टाइप ऑफ फार्मर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी बातें करेंगे। प्लस इसमें कुछ की डेफिनेशंस भी दे रखी हैं कि भाई स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं। ठीक है, उनको क्या एडवांटेज मिलता है इस केसीसी के थ्रू। एक फ्लेक्सी केसीसी क्या है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, कौन क्या लिमिट है नो कोलेटरल की। ठीक है, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पर, वो बातें उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होगी। प्लस ये केसीसी की लिमिट कैसे डिसाइड होती है उसके ऊपर बातें करेंगे। फिर इसके अंदर स्केल ऑफ फाइनेंस भी आता है, फिर हाउस होल्ड नीड्स आती हैं। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, वैसे उसमें +10% होता है, वो +10% क्या है। ठीक है, और फिर कुछ नेसेसिटी चीज़ होती है मशीन के ऊपर एक बात है। ठीक है, उसकी +20% है। फिर एक इंश्योरेंस है। तो ये सब कैसे एक केसीसी की लिमिट कैसे डिसाइड होती है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे होती है। इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये 20% 10 मतलब 10% 20% क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर क्रॉप साइकिल्स भी होती हैं, मतलब है ना, ड्यूरेशन होता है 12 मंथ में डिवाइड करा गया है, 11 मंथ में डिवाइड किया गया है, उन पे कैसे इंटरेस्ट रेट लगता है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेंगे एक बार, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं। कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं होती पर वो दूसरे की लैंड पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे केसीसी की फैसिलिटी मिले, है ना। तो वैसे जिनको ओरल लीज बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो डायरेक्शंस होती है ना वो चैप्टर में डिवाइडेड होती हैं और उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे 3 पार्ट है यहाँ पर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है। वहाँ पर जो है ना स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी बताई जाती है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, डेफिनेशंस बताई जाती हैं। कुछ कोई भी अंदर डिफाइन कर रखा होता है ना डायरेक्शन के अंदर, उन सब के बारे में अच्छा सा बताया जाता है कि क्या है ये। ठीक है, इसके अलावा सेकंड में क्या है, वो मेन क्या चेंजेस किए हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेन डायरेक्शन जो होती हैं वो चैप्टर 2 में दी जाती हैं। और थर्ड में क्या है, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे होती है वो बताया जाता है। तो हम पहला चैप्टर कर लेते हैं। पहले चैप्टर में क्या है, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो हमें पता है कि इसका नाम क्या है, आरबीआई कमर्शियल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डायरेक्शन 2026। अभी कौन से बैंक को ये फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, और किन के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ ऑल कमर्शियल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसके अंदर एसबीआई को भी इंक्लूड किया गया है और न्यू बैंक्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें किसको एक्सक्लूड किया गया है, ये रूल हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होते हैं जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स और वो सारी ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स। ठीक है, जो ओवरसीज़ हैं, जो बाहर हैं, फॉरेन में है। तो भाई लॉजिकल है, फॉरेन वाली ब्रांचेस को मना कर रखा है ये वाला केसीसी वाला कुछ भी करने को, क्योंकि फॉरेन के किसानों को थोड़ी ना हमें प्रोवाइड कराना है ये केसीसी फैसिलिटी, सिर्फ इंडियन फार्मर्स को कराना है ना। इसलिए इंडिया में ही ये एप्लीकेबल है, बाहर नहीं है। टाइमलाइन क्या है भाई, हर एक लोन को अलग अलग डायरेक्शंस फॉलो करनी है। जो नए लोन है उनको ये जो 2026 वाली डायरेक्शन है उसको इमीडिएटली फॉलो करना है। ठीक है, तो जिस दिन से वो इशू होंगे लोन्स, नए लोन जो है इशू होंगे, उनको 2026 वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोन है, जो करंट लोन चल रहे हैं अभी, वो ओल्ड गाइडलाइन को ही फॉलो करेंगे। कब तक फॉलो करेंगे, जब तक उनका नया नेक्स्ट रिव्यू ना आ जाए या उनका रिन्यू होने का टाइम ना आ जाए, जो हमें पता है 6 ईयर के बाद आता है। ठीक है, आफ्टर विच उसके बाद जो है ये नई फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे 2026 वाली, जब रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे करके, ये बेसिक था, बहुत बेसिक था। अब आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव। तो केसीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, एक बार वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहले जो सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था, फ्रेगमेंटेड था। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, एक फार्मर को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, अपनी हाउस होल्ड की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लोन चाहिए, हाउस होल्ड की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लोन चाहिए। अगर ये तीनों टाइप का लोन चाहिए ना, इनको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, मतलब सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं तो अलग करो अप्लाई, ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, बिग मशीनरीज खरीदनी है या मशीन खरीदनी है तो अलग करो अप्लाई, और अपनी हाउस होल्ड की बेसिक नीड को पूरा करना है तो उसके लिए अलग अप्लाई करो। अभी इसको एक एक विंडो में लाया गया, एक पर्टिकुलर विंडो में लाया गया इन सबको केसीसी के थ्रू, केसीसी के थ्रू, जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो केसीसी एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड कराता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन एक साथ मिलता है। ठीक है, भाई शॉर्ट टर्म के अंदर ही एक तरीके से हाउस होल्ड की बेसिक नीड भी आ ही जाती है। तो अब थोड़ा पढ़ते हैं। द गोल इज टू प्रोवाइड एडुकेट टाइमली क्रेडिट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, वाया सिंगल कंपोजिट फैसिलिटी वन अकाउंट स्ट्रक्चर, जो कि कवर करेगा वर्किंग कैपिटल, डेली ऑपरेशन नीड जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बाइंग एन एसेट जो कि है लॉन्ग टर्म, और नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ये भी शॉर्ट टर्म में आती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ये इंडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल फॉर अलाइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड को यूज़ किया गया है कि ये जो केसीसी का गोल है ना, इज टू प्रोवाइड द एडुकेट और टाइमली क्रेडिट। तो अब इसके ऊपर, ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि एडुकेट कैसे। ठीक है, देखो जब भी किसान को लोन प्रोवाइड किया जाता है ना केसीसी के थ्रू, तो वो एक आर्बिट्री नंबर नहीं होता, वो एक आर्बिट्री लिमिट नहीं होती कि भाई अपने हिसाब से ये लिमिट उनको दे दो, है ना। वो एक कैलकुलेटिव लिमिट होती है, पूरी की पूरी कैलकुलेट की जाती है, टेक्निकल लिमिट होती है, उनके लैंड पे डिपेंड कर रही होती है कि उनके पास कितना लैंड है, ठीक है, और उनका कैश फ्लो कितना है उसके ऊपर होती है। ठीक है, तो एक फार्मर को एडुकेट लोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो जितना वो चाहता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो लोन मिलना ही चाहिए। अगर उतना उसको लोन नहीं मिलेगा तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो किससे पूरा करेगा, वो मनी लेंडर से ही पूरा करेगा, जो कि इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं। तो भाई बात तो वही होगी ना, तुम इनफॉर्मल से ही फॉर्मल में जाना चाहते हो केसीसी के थ्रू, लेकिन इन द एंड एक फार्मर शॉर्टफॉल की वजह से दोबारा मनी लेंडर के पास जा रहा है तो वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसलिए केसीसी को एडुकेट बनाया गया कि वो एडुकेट लोन प्रोवाइड करा सके। अब ये एडुकेट कौन इंश्योर करेगा, एक वर्ड होता है, मतलब एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस, स्केल ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये वो रेट होता है, ठीक है, पर हेक्टेयर रेट होता है, जो ये एस्टिमेट करता है कि कितना कॉस्ट लगेगा एक स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो करने में इन 1 हेक्टेयर इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये क्या एस्टिमेट करता है, ये एस्टिमेट करता है कि कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट टू ग्रो a specific क्रॉप, मतलब ऑन वन हेक्टेयर लैंड। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड इन अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, या इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करता है, इस एसओएफ को डिसाइड कौन करता है, देखो इस एसओएफ को डिसाइड करता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके अंदर सिर्फ बैंक ऑफिशियल नहीं होते हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, प्लस बैंक ऑफिशियल भी होते हैं, ऑफिशियल भी हो गए अपने, और कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, गवर्नमेंट रैप्स। ठीक है, तो ये सब लोग मिलके एक एसओएफ डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह ये एसओएफ वो सुनिश्चित करता है या इंश्योर करता है कि केसीसी के थ्रू जो भी इनको अमाउंट मिलेगा, एक फार्मर को मिलेगा, वो एक टेक्निकल होगा और एक कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, उनकी लैंड के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो वो एडुकेट इसलिए बोला गया है कि वो लोग अपने शॉर्टफॉल के वजह से दोबारा से मनी लेंडर की तरफ ना भाग जाएं। ठीक है, उनको इनफ मिले कि वो अपनी हार्वेस्ट को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी गैप है उसके बीच में, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, अपनी खुद की हाउस होल्ड नीड्स पूरी करने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा,
ठीक है। अपनी मशीन का अगर मशीन एक बार ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको सही करने का खर्चा, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो वो एसओएफ, ये एसओएफ के थ्रू ही ये एसओएफ के थ्रू ही एक किसान की, एक फार्मर की केसीसी लिमिट डिसाइड होती है। आप देखना अभी आगे जो ना फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूले में पूरा का पूरा ड्राइव करेंगे हम कि भाई क्या है वो एसओएफ, ठीक है, और वो कैसे ऐड हो रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इंश्योरेंस वाला कैसे ऐड हो रहा है, और ये मशीन का ब्रेकडाउन का खर्चा कैसे ऐड हो रहा है, हाउस होल्ड नीड का खर्चा कैसे ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक एक लैंड को कल्टीवेट करने का खर्चा कैसे मतलब इंक्लूड हो रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लेंगे फिर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हमने एडवोकेट के बारे में बात कर ली। अभी इन्होंने बोला टाइमली भी है। टाइमली भी बहुत ज़रूरी है। टाइमली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना एक टाइम सेंसिटिव जोन है, ये सेक्टर है, ऐसा बोल दो, टाइम सेंसिटिव है, टाइम सेंसिटिव सेक्टर है। अगर सोइंग पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे एक फार्मर को सीड की ज़रूरत है। अगर तब उसे सीड नहीं मिलता है, उसे 1 महीने बाद या 2 वीक बाद मिलता है, जब सोइंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ये फ़ायदा क्या? ठीक है? जब अच्छी रेन आनी थी और जब एक इनिशियल पुश मिलना था एक सीड को, तभी उसको सोइंग करनी थी, ठीक है? उसके बाद अगर तुम उसे पैसा प्रोवाइड कराओ और तब वो एग्रीकल्चर में अपनी एक्टिविटी करे, तो भाई क्या फ़ायदा उसका? तो इसलिए उसको बोला ये टाइमली, ये जो केसीसी है, ये केसीसी है टाइमली प्रोवाइड कराएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा? उसके लिए केसीसी यूज़ करता है रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी। हमें पता है, मैंने आपको बताया अभी कि केसीसी की पूरा रिन्यूएबल टाइम लिमिट्स क्या होती हैं, कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है, 6 साल तक वैलिड रहता है। और मान लो एक फार्मर को 6 साल तक जो है एक लोन सेक्शन हो गया, एक लिमिट केसीसी की लिमिट सैंक्शन हो गई, मान लो वो हो गई 5 लाख रुपए। तो देखो ये 5 लाख रुपए ये पूरे साल तक वो यूज़ कर सकता है। कैसे कैसे करेगा, मान लो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे इसका भी एक ट्विस्ट होता है, इसमें भी एक चीज़ है ना, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। मैं बस अभी समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई केसीसी की लिमिट फॉर एग्जांपल उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर, फॉर 1 ईयर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ है। तो अब देखो, अभी इसने मान लो 50,000 रुपये खर्च किए पहली साइकिल में फॉर एग्जांपल। तो अभी कितनी लिमिट बच गई? 4.5 लाख रुपीज़ बच गए क्योंकि 50,000 खर्च कर दिए। फिर इसने दोबारा कितने खर्च किए? दोबारा 50,000 रुपये खर्च किए, ठीक है। तो फिर अब कितनी बच गई? 4 लाख रुपये बच गई। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर ये खर्चा हुआ, इधर खर्चा हुआ, इधर खर्चा हुआ, तो लिमिट क्या गिरती चली गई, 4 लाख बच गई बस, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मान लो इसने हार्वेस्ट किया, जो भी इसके इसके क्रॉप थी उसको हार्वेस्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके सेल किया और फिर उससे पैसा कमाया। और जितनी भी इसने अभी तक लिमिट यूज़ करी थी, मान लो उसमें से उसने कुछ लिमिट को पूरा कर दिया, मतलब वापस अपना लोन पूरा कर दिया। जो भी 1 लाख रुपये लिए थे, जो टोटल 1 लाख रुपये लिए थे वो फुल वापस दोबारा दे दिए, ठीक है। फिर उसको डिपॉजिट बैक कर दिया या लोन रिपेमेंट कर दिया, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये जो लिमिट है ना, अपने आप ही दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 लाख में हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख उसने दे दिए जो भी खर्चा किया। तो जितना भी तुम निकालते जाओ, जितना भी तुम निकालते जाओ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, 6 साल में, अगर तुम उतना ही रीपे कर भी दोगे तो आपकी जो लिमिट है ना वो कांस्टेंट रहेगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है। आप तब तक नंबर ऑफ विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ विड्रॉल आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 50,000 बार बार निकाल सकता हूँ, 50K निकाला, फिर दोबारा 50K निकाला, फिर दोबारा 50K निकाला, ठीक है। तो मैंने 1.5 लाख निकाल लिए, फिर दोबारा 50K निकाल लिया, इसमें 2 लाख निकाल लिया, यही सेम चीज़ मैंने दोबारा करता रहा। तो मैं ऐसे करके 50,000 रुपये कितनी बार निकाल सकता हूँ? 8 बार निकाल सकता हूँ। कब तक निकाल सकता हूँ? जब तक मेरी 5 लाख रुपये वाली जो लिमिट है एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, ठीक है। और अगर मैं बीच बीच में भरता भी रहूँगा तो मेरी लिमिट अपने आप ही वापस जुड़ती भी रहेगी, इसमें जितना मैं भरूंगा उतना इसमें जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, मतलब 50,000 रुपये जैसे ही मैंने खर्च किए तो 4.5 लिमिट हो गई। फिर जैसे ही अगर मैंने यहाँ पर ही दोबारा से यहाँ पर ही 50,000 रुपये भर दिए होते तो ये दोबारा से लिमिट कितनी हो जाती है? 5 लाख की हो जाती, ठीक है। तो मैं कितनी बार भी निकाल सकता हूँ, तब तक निकाल सकता हूँ जब तक मेरे 5 लाख रुपये वाली लिमिट खत्म ना हो जाए। और अगर मैं वापस भरता रहूँगा पैसे, रिपेमेंट करता रहूँगा लोन का, तो मेरी लिमिट भी सही रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी एक तरीके से, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जो रिवॉल्व होती रहती है, ठीक है, अपने आप ही रिन्यू होती रहती है, समझ लो, ठीक है। मैंने आपको पूरा एग्जांपल बता दिया, जैसे हमने 1 लाख रुपए दिए तो 5 लाख हो गई वापस, ठीक है। तो वही रिवॉल्व होती रहती है। तो यही है, तो इसलिए टाइमली मिलता रहता है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी मान लो अभी रेन का टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत है और सीड खरीदने की जरूरत है, तो हाँ एकदम यूज़ करो, आपके पास एकदम लिमिट है, 5 लाख रुपए की लिमिट है, यूज़ करो, ठीक है। तब तक यूज़ करो तब 5 लाख आप एग्जॉस्ट नहीं कर देते, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइमली बोला गया। तो अब चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल कौन सी नीड होती है, ये शॉर्ट टर्म नीड होती है।
तो जो शॉर्ट टर्म की नीड्स होती है ना, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट्स पे, ठीक है। तो ये क्या, ये एक तरीके से क्रेडिट कार्ड, हाँ भाई क्रेडिट कार्ड भी तो रिवॉल्विंग ही होता है ना, क्रेडिट कार्ड वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की तरह वर्क करते हैं, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल कौन सी चीज़ होती है, जैसे सीड बाय करना हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, लेबर चार्ज देना हुआ, डीजल का चार्ज देना हुआ फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ जो काम, ये जो स्मॉल जो वर्किंग कैपिटल है, ये रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी पे काम करती है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो है ना, ये थोड़ी अलग चीज़ है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे हो थ्रू केसीसी, तो भाई मान लो जैसे ट्रैक्टर खरीद रहे हो, तो ये जो लोन होगा ना, ये जो पर्टिकुलर लोन है ना, ये कोई RCCF नहीं है, ये कोई रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड लोन की तरह देखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड लोन होता है, मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ एट 5% फॉर एग्जांपल, और मैं इसकी मंथली EMI पे करता रहूँगा, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होते हैं ना, अगर वो केसीसी के थ्रू लिए जाए तो वो एक स्टैंडर्ड लोन की तरह ही माने जाते हैं, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड लोन जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करेगा। कोई क्रॉप साइकिल पे काम नहीं करेगा, कोई क्रॉप साइकिल ऐसा कुछ नहीं, आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी, EMI भरनी पड़ेगी, जो भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी, ठीक है। तभी मैंने आपको इसलिए बताया कि वर्किंग कैपिटल में क्या आता है और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में क्या आता है। मान लो मुझे पूरे का पूरा ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है, तो मैं उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट यूज़ करूँगा अपने केसीसी का, ठीक है। अब मैं केसीसी का जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट यूज़ करूँगा तो वो मेरा एक स्टैंडर्ड लोन बन जाएगा, ठीक है। जो 5 साल के लिए होगा फॉर एग्जांपल, या 5% पे होगा, तो मुझे EMI इसकी पे करनी पड़ेंगी, इंस्टॉलमेंट जैसे स्टैंडर्ड लोन जैसे आप पे करते हो वैसा पे करना पड़ेगा। क्रॉप की साइकिल के ऊपर बेस नहीं होगा ये, ठीक है। क्रॉप की साइकिल पे जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले होंगे, शॉर्ट टर्म वाले लोन ही सिर्फ और सिर्फ क्रॉप की साइकिल पे होंगे। बाकी जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है ये आपका स्टैंडर्ड लोन बनेगा, ठीक है, थ्रू केसीसी। अभी देखो सिर्फ फार्मर जो है ना अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करके चलता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंडेंट रहता। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहना भी सही नहीं है, ठीक है। वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसकी इनकम जो है वो मिक्स्ड एक्टिविटी से आती है, ठीक है। मान लो अलाइड एक्टिविटी से भी आती है, डेयरी से भी आ सकती है, पोल्ट्री से भी आ सकती है, फिशरी से भी आ सकती है, ठीक है। तो जो केसेस है ना, इन चीज़ों के लिए भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, तो वो यही बोल रहा है, नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि भाई एक फार्मर को भी सिर्फ और सिर्फ क्रॉप पे थोड़ा ना डिपेंडेंट रहना है, क्रॉप फेल हो गई तो वो और चीज़ें भी करता है, वो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स भी बेचता है, वो पोल्ट्री भी करता है, फिशरीज़ वाला सेगमेंट में भी जाता है, ठीक है, वहाँ से भी इनकम कमाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ी कुछ की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। RBI ने थोड़ी क्लैरिटी बनाई है किस पे, क्रॉप ड्यूरेशन पे। मैंने आपको बताया था दो तरीके की ड्यूरेशन होती हैं, एक शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन होती है जो कि 12 महीने की होती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है जो कि 18 महीने की होती है। तो इसी के ऊपर ये सारी की सारी क्या है, ये सब लिमिट कौन सी किसके अंदर आएंगी, ये शॉर्ट टर्म वाले के अंदर आएंगे, जहाँ पर आपको लोन जो चुकाना होगा वो एक RCCF के थ्रू चुकाना होगा, या एक रिवॉल्विंग जैसे क्रेडिट कार्ड वाला होता है वैसे चुकाना होगा, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म वाला जो होता है ना स्टैंडर्ड लोन होता है वैसे नहीं चुकाना होगा। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप आती हैं, देखो एक आप इन दोनों के अंदर एक क्रॉप सीजन में जब एक फार्मर के लिए इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है ना, तो वो स्टैंडर्ड लोन से अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के बेसिस पे होता है। शॉर्ट टर्म मतलब हार्वेस्ट साइकिल के ऊपर होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे पैडी हो गई, ठीक है, मैं हटा देता हूँ उसको थोड़ा, पैडी हो गई, ठीक है, वीट हो गई, कॉटन हो गई। ये क्या है, 1 साल से कम टाइम लेती हैं ग्रो करने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बैंक क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, बैंक ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप मंथली पेमेंट करो, EMI भरो, नहीं। बैंक आपसे एक्सपेक्ट ये करता है, अगर आप कोई भी KCC का जो लोन है वो आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ले रहे हो जो कि 12 मंथ है, वो क्या करता है, बैंक एक्सपेक्ट करता है कि आप 12 मंथ के अंदर अंदर ये पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं कि मंथली पेमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो यूजुअली जो ना हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग सीजन पे डिपेंड करता है ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। तो एक फार्मर को कोई ज़रूरत नहीं है मंथली पेमेंट करने की, अगर सिर्फ 12 मंथ के अंदर 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 उसको पेमेंट करना है, बस इतना है। अगर वो 12 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता है तो जो उसका अकाउंट है, जो उसका KCC वाला लोन है वो ओवरड्यू में चला जाएगा, फिर उस पर कुछ पेनल्टीज लगती हैं, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, वो क्या है। तो जो भी पैडी हो गई, वीट हो गई, कॉटन हो गई, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं जो कि 12 मंथ के लिए बताई गई हैं इन्होंने, और 12 मंथ के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। इसमें कोई मंथली पेमेंट नहीं करनी होती,
सिर्फ 12 मंथ के अंदर आप पेमेंट कर दोगे, ये जो आपने पैसा लिया है केसीसी के थ्रू आप उसे पे कर दोगे तो बस सब कुछ फाइनल है। अगर नहीं करोगे 12 मंथ के बाद ओवर ड्यू हो जाओगे तो उस पर पेनल्टी लगेंगी। बट दूसरी ओर ये आरबीआई ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई कुछ जो क्रॉप होती है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं हार्वेस्ट होने में, ठीक है। जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन हो गई, बनाना हो गया, ठीक है। और कुछ प्लांटेशन क्रॉप भी होती हैं जैसे कोकोनट, बहुत टाइम लेती हैं, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा ही लेती हैं। तो अब 1 साल से ज़्यादा लेती हैं तो भाई बैंक ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना फार्मर से कि भाई उनको मंथली ईएमआई दो, क्योंकि भाई उनके पास तो पैसा ही नहीं होगा ना उससे पहले तो जब तक ये सारे के सारे हार्वेस्ट होके सेल ना हो जाएं, जो कि 18 मंथ में हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल, ठीक है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर आता है। अगर आप 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो जो भी आपने लोन केसीसी के थ्रू लिया हुआ है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो दोबारा से केसीसी ओवरड्यू में चला जाएगा और आपको आप पे लगेगी पेनल्टी, ठीक है। तो इस पूरे मतलब इंडायरेक्टली ये अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए केसीसी कर रहे हो, केसीसी से लोन ले रहे हो, तो आप 12 मंथ के लिए 12 मंथ में कर दो पेमेंट। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए कर रहे हो तो आप 18 मंथ में कर दो। इस मंथ के अंदर अंदर बैंक आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, ठीक है। कोई भी पैसा डिमांड नहीं कर सकता, कोई भी रीपेमेंट डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ डिफाइन करी गई, ये तो मैंने आपको बता दिया क्रॉप सीजन क्या होता है। आरबीआई ने कुछ ये आरबीआई ने जो ना कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स और सॉफ्टवेयर रूल बनाए गए फॉर स्मॉलेस्ट फार्मर्स। और स्मॉलेस्ट फार्मर कौन से हैं? मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स। तो देखो मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है ना 1 हेक्टेयर से कम की होती है, ठीक है। और इनको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस केसीसी के थ्रू, ठीक है। तो इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसा मैं बोलूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। इनको एक अलग से एक चीज़ मिलती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी। सिर्फ मार्जिनल फार्मर की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सी फ्लेक्सी केसीसी मिलता है इनको, ठीक है। देखो मैंने आपको भी बताया कि एडुकेट लोन कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एसओएफ के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन होती हैं। उसके बाद आपको एक केसीसी की लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड केसीसी, स्टैंडर्ड केसीसी। तो स्टैंडर्ड केसेस में जो है ना पेपर वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और ये सब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक एक रुपये का कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर आपको एक लिमिट मिलती है, ठीक है। पर क्या एक मार्जिनल फार्मर को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? उसको इतने सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है? नहीं, उनको थोड़े पैसों में काम चल जाएगा उनका, ठीक है। क्योंकि उनकी इनकम भी बहुत लिमिटेड है और उनके पास ज़मीन भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, लैंड भी बहुत लिमिटेड है। तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, एक फ्लेक्सी केसीसी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी लिमिट कितनी बताई गई? 10,000 से 50,000, ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसमें। 10,000 से 50,000। तो इन लोगों को विद मिनिमल पेपर वर्क इनको 10,000 से 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है थ्रू स्पेशल ट्रीटमेंट, जो कि बोलते हैं फ्लेक्सी केसीसी, ठीक है। क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है, इनको इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास लैंड ही नहीं है। इनके क्योंकि भाई जो आरबीआई है या बैंक है कैसे लोन देगा? भाई आपके कैश फ्लो पे तो लोन देगा। क्या मार्जिनल फार्मर का इतना ज़्यादा कैश फ्लो हो सकता है कि इनको इतनी ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत पड़ जाए? नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। तो इसलिए इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि ये है फ्लेक्सी केसीसी। और फ्लेक्सी केसीसी में क्या है, जनरली क्योंकि ये लिमिट है 10 के से 50 के तक की है, तो इसका मतलब क्या है, ये नो कोलेटरल वाले जोन में आ गया है, ये नो कोलेटरल वाले लिमिट में आ गया है। तो कोई भी मार्जिनल फार्मर को अपनी ज़मीन को गिरवी नहीं रखना होता है इसमें, ठीक है। उसको नो कोलेटरल मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है, जो कि है 10,000 से 50,000 तक का, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ की। दूसरी ओर स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने जो है ना जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की और अप टू 2 हेक्टेयर, ठीक है। इनको जो लोन मिलता है वो स्टैंडर्ड वाले में मिलता है, स्टैंडर्ड केसीसी पे। अभी आपको स्टैंडर्ड केसीसी कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। वही एसओएफ इंटू जो भी है वो करके सब अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो वो होता है। तो तो इन लोगों के लिए और एक और चीज़ होती है। ये तो देखो मार्जिनल फार्मर के लिए ये फ्लेक्सी केसीसी हो गया, स्मॉल फार्मर के लिए स्टैंडर्ड केसीसी हो गया, लेकिन इनके साथ एक और प्रोटेक्शन दी जाती है इन लोगों को। वो प्रोटेक्शन का नाम है इंटरेस्ट प्रोटेक्शन। मान लो इन्होंने लोन उठाया, ठीक है, बहुत सारा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का लोन उठाया। मान लो प्रिंसिपल प्रिंसिपल था उसका 30,000 रुपीज़, ठीक है। और ड्यू टू सम रीज़न ये लोग जो है स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनका तो डेब्ट बढ़ता जाएगा। मैंने बोला था ओवरड्यू होते जाएंगे, ओवरड्यू होते जाएंगे। जैसे ही ओवरड्यू होते रहेंगे तो पेनल्टी लगती रहेगी, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट जो है ना बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। इनके इनके इंटरेस्ट पे भी कंपाउंडिंग होती रहेगी, ठीक है।
पर आरबीआई चाहता है कि इन लोगों को इस चीज़ से बचाया जाए, जो वनरेबल सेक्टर है या वनरेबल सोसाइटी है उसको बचाया जाए, जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं। तो कैसे बचाया जाए, जो भी इनका इंटरेस्ट होगा ना, जो भी टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, या बोल दूँ जो टोटल इंटरेस्ट होगा, वो एक्सीड नहीं कर सकता है प्रिंसिपल को। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्रिंसिपल। जैसे इन्होंने प्रिंसिपल हिट कर दिया ना, इंटरेस्ट कंपाउंड होना बंद हो जाएगा। तो इनको ये एक हेल्प प्रोवाइड करेगी, ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई मान लो ड्यू टू एनी रीज़न ये नहीं पे कर पाते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट जो हो रहा है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो भाई इनका इंटरेस्ट ही नॉर्मली इतना हो जाएगा कंपाउंडिंग लग लग के कि ये तो प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये डेब्ट में फंस जाएंगे, जनरेशनल डेब्ट में फंस जाएंगे, जो कि आरबीआई नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए अलग से इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसलिए यहाँ पर अलग से डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा एक इनफॉर्मल सेक्टर में और एक फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए ही किया गया है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 आ गया, यहाँ पर मेन फंडा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, एक क्रेडिट स्ट्रक्चर बताया गया पर्पस, टेन्योर, लिमिट के ऊपर। जो केसीसी हमें पता है एक कंपोजिट फैसिलिटी है, सिंगल विंडो फैसिलिटी है। इसकी पूरा टेन्योर कितना होता है, 6 साल का मैंने बताया था, 6 साल के बाद ही रिन्यू होता है। ठीक है, पर जो 6 साल में है आप किस टाइप के लोन ले सकते हो, आप किस टाइप के क्रेडिट ले सकते हो, ये भी मैंने बता दिया है। शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो जिसमें वर्किंग कैपिटल आती है, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब पर्पस एक बार लोन देख लेते हैं, किस किस चीज़ों के लिए आप ले सकते हो लोन, एक्चुअली में यूज़ कर सकते हो। जो पहले 7 हैं, जो फर्स्ट 7 हैं जो यहाँ पर लिस्टेड है, वो शॉर्ट टर्म लिमिट्स के लिए है, जो लास्ट 8th है वो लॉन्ग टर्म लिमिट के लिए है। फर्स्ट क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन। जो भी आप पैसा किसी सी से क्रॉप कल्टीवेशन के लिए उठा रहे हो वो शॉर्ट टर्म में आता है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे लिख देता हूँ। अगर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए उठा रहे हो वर्किंग कैपिटल, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, ये भी इसके लिए आता है। ठीक है, स्मॉल के लिए आता है। पोस्ट हार्वेस्ट, मान लो जो भी आपकी आप जो भी चीज़ ग्रो हो गई, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का, फिर बेच के आने का जो भी एक्सपेंसेस है उसको भी कवर करता है केसीसी, तो वो भी शॉर्ट में चला गया। कंजप्शन, आपकी हाउस होल्ड की, देखो भाई जितने टाइम में फार्मर पूरा ग्रो कर रहा है उस फील्ड पे क्रॉप्स को, उतने टाइम पे खर्चा भी तो उठाना है फैमिली का। ठीक है, उनकी हाउस होल्ड की बेसिक नीड भी उठानी है एक फार्मर को, प्लस स्कूल का पेमेंट करना है, कुछ मेडिकल बिल्स को भी पे करना हो सकता है, तो उसको भी प्रोवाइड किया गया है अगर केसीसी के अंदर। तो वो कंजप्शन अगर केसीसी के थ्रू किया जाएगा तो वो भी शॉर्ट टर्म में आ गया। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब समझ रहे हो आप, RCCFF वाली फैसिलिटी में आ गया, RCCF वाली में, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी वाली में आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। मेंटेनेंस, अगर आपको अपनी कोई भी एसेट मशीन को रिपेयर कराना है, या कोई सॉइल टेस्टिंग करनी है, वेदर फोरकास्टिंग टेक को यूज़ करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो भी एस कैटेगरी में आ गया, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ गया, मतलब वही RCCF वाली में आ गया। इंश्योरेंस करना है, अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ एक्सीडेंट एंड एसेट इंश्योरेंस प्रीमियम कराना है, वो भी एस में आ गया। मार्केटिंग करनी है, लोन्स लेना है टू हेल्प मार्केट द प्रोड्यूस, ठीक है, मार्केट करने के लिए, वो भी एस में आ गया। एक ही है जो लॉन्ग टर्म में आता है, जो कि स्टैंडर्ड लोन की तरह है, ये स्टैंडर्ड लोन की तरह डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड लोन बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर बाइंग मेजर एसेट्स लाइक मशीनरी या लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया में आ गया और वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। ठीक है, इसको अलग तरीके से डील करता है बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अलाइंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री होती है, फिशरीज होती है, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, सेरिकल्चर आ गया, सिल्क वॉर्म्स, बी कीपिंग आ गई, लैक कल्चर आ गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है डिफाइन करी गई हैं कि कौन सी चीज़ों के लिए केसीसी अलाउड है। ठीक है, तो इसलिए इनको अलग अलग डिफाइन भी किया गया है। और एक फार्मर को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फार्मर जो है वो सिर्फ क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, वहाँ से आने वाली इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको भी अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना ही होगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब आता है जो मैं आपसे बता रहा था, देखो मैं पहला वाला चीज़ है ना, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कशन अभी पीछे कर ही चुके हैं डिस्कशन कि रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट होता क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, क्रॉप और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। जो अकाउंट है वो रिवॉल्विंग होता है। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप कितनी बार डिपॉजिट करना है, कितनी बार विड्रॉ करना है। डिपॉजिट और विड्रॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज आप लिमिट के अंदर, आप जो 5 लाख वाली हमने लिमिट एग्जाम्पल लिया था, वो 5 लाख वाली लिमिट के अंदर हो, वो एग्जाम्पल था। ठीक है, वो एग्जाम्पल था। इसके अलावा आता है CMPL, एक कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है। ठीक है, ये क्या होता है, देखो हर साल जो है ना आपकी लिमिट बढ़ती रहती है। ये कितने साल तक है,
ये केसीसी कितने साल तक है? मैंने बोला था 6 साल तक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल, ठीक है? हर 1 साल तक जो है ना, हर 1 साल में आपकी केसीसी की लिमिट जो है इंक्रीज़ होती रहती है। मान लो यहाँ पर केसीसी की लिमिट थी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स रुपीज़, ठीक है? अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। देखो, एक फार्मर को पर्टिकुलर ईयर में, एक पहले ईयर में जितनी अमाउंट की ज़रूरत है फॉर डूइंग एनी हार्वेस्टिंग और एनी कल्टीवेशन, क्या वो उसे अगले साल भी उतना ही लगेगा पैसा? नहीं, उसे ज़्यादा लग सकता है इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है? ग्रोथ के कारण, क्योंकि इन्फ्लेशन से सीड के दाम बढ़ जाते हैं और इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ठीक है? और क्या बोलते हैं, जो भी आप मशीनें ठीक कराओगे उसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे, ठीक है? और हाउस होल्ड की नीड्स बढ़ जाती हैं, तो भाई केसीसी उसको भी इंक्लूड करते हुए चलता है। तो हर साल जो है ना वो लिमिट बढ़ाता रहता है। यहाँ पर एक्स, वैसे उसका फॉर्मूला बताऊंगा आगे, एक्स प्लस 10% करता है, 10% ऑफ एक्स, ठीक है? फिर अगले साल भी प्लस 10% ऑफ एक्स करेगा पुराने वाले का, फिर दोबारा करेगा पुराने वाले का, फिर दोबारा 10 करेगा पुराने वाले का। ये 10 तब करेगा जब इस पर्टिकुलर साल के अंदर एसओएफ डिफाइन ना किया हो। अगर डिफाइन किया गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है? वो मैं आगे बताऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, ये कैसी लिमिट है? ये टोटल समेशन है। टोटल समेशन है किसका? CMPL क्या है? टोटल समेशन है किसका? जो भी केसीसी की लिमिट होगी सिक्स्थ ईयर में जो भी केसीसी की लिमिट होगी, प्लस सारे के सारे एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो मुझे बताओ जो सिक्स्थ ईयर में जो केसीसी की लिमिट होगी, तो यही तो शॉर्ट टर्म लिमिट है। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है सिक्स्थ ईयर में जो भी केसीसी की शॉर्ट टर्म लिमिट होगी, प्लस आपकी एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन की लिमिट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा CMPL, ठीक है? इसको आगे बताएंगे अच्छे से, एग्जाम्पल में पूरा अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, 3 लाख वाला, ठीक है? देखो, एक MISS नाम की एक स्कीम होती है, ठीक है? गवर्नमेंट ने एक MISS निकाला है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उसमें कुछ आपने पढ़ा होगा, ये 100% आपने पढ़ा होगा कि यार इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट 4% हो जाता है पर ईयर, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट और कोलेटरल में डिफरेंस है, ठीक है? MIS और केसीसी जो है, उन दोनों में डिफरेंस है। ये समझ लो, केसीसी जो ना एक ब्रॉडर पार्ट है, उसके अंदर छोटा सा पार्ट है MISS, ठीक है? तो इसलिए लोग जो ना उसके केसीसी में जो इंटरेस्ट होता है और केसीसी में कोलेटरल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं MISS के साथ, ठीक है? तो वही चीज़ हम एक बार पूरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने MISS में क्या पढ़ा था? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में हमने पढ़ा था 3 लाख की लिमिट है उसमें, है ना? जो कि अभी यूनियन, जो पुराना वाला हमारा यूनियन बजट था, उसमें 5 लाख रुपए करने की बात हुई थी, मेरे ख्याल से नहीं हुआ अभी तक, है ना? तो अभी 3 लाख की लिमिट समझो। तो जो भी लोन की लिमिट, जो भी आप लोन उठाओगे केसीसी से, अगर वो 3 लाख तक का होगा, 3 लाख तक का होगा, तो उस पे लग जाएगा आपका MIS की एक एडिशनल फैसिलिटी। अभी इसमें MIS में क्या होता है? मान लो 3 लाख रुपये मैंने उठाए, 2.5 लाख रुपीज़। तो इसमें क्या होगा? बस इंटरेस्ट में थोड़ा सबमेंशन मिलेगा। तो बोलना क्या चाह रहा है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमेंशन, सिर्फ इंटरेस्ट में सबमेंशन है, और चीज़ों कोलेटरल को इस पर ऐड मत करना, क्योंकि अभी आगे आएगा कोलेटरल में 2 लाख की लिमिट होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि आगे आएगा फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 3 लाख। भाई ये 3 लाख वाली लिमिट जो है ना, वो इंटरेस्ट की बात कर रही है, ठीक है? मान लो अगर मैंने केसीसी से विद एडिशनल ऑफ MISS, जो कि 3 लाख से नीचे नीचे वाले लोन पे लगता है, वहाँ पर 2 लाख रुपये उठाए मैंने, ठीक है? तो मुझे इंटरेस्ट में थोड़ा सबमेंशन मिलेगा। जनरली मुझे इंटरेस्ट कितने पे मिलता है? 7% मिलता है, ठीक है? तो मुझे 7% में मिलेगा थ्रू दिस MISS, ठीक है? और ये कैसे कैलकुलेट होता है, देखो मैं बताता हूँ कि मैक्स लोन होता है ना, इसके थ्रू वो होता है 8.55% का, जिसमें से गवर्नमेंट आपको जो है ना 1.5% दे देती थी है, ठीक है? मतलब पहले से बैंक को बोल देती है कि इस लोन का 1.5% हम भरेंगे। तो फाइनल कितना आ गया? MISS के थ्रू आपको मिलता है टोटल सबमेंशन 7% का। बट नहीं, एक और इसमें कैच है। अगर आप हो एक अच्छे फार्मर और आप जो ना डिसिप्लिन फार्मर हो और आप टाइमली रिपेमेंट करते हो, तो एक प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के थ्रू आपको 3% का और छूट मिलेगा, जो कि आपका टोटल परसेंटेज जाएगा 4%। तो जब भी आप MISS लिमिट के अंदर अंदर, जो कि है 3 लाख से कम, उसमें जब केसीसी के थ्रू
पैसा उठाते हो तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ठीक है, जो कि वैसे तो होता है 7% का, ठीक है, आपको 7% में लोन मिलता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे फार्मर हो, आप डिसिप्लिन फार्मर हो, तो आपको 3% की और छूट मिलती है, जो कि आपका टोटल हो जाता है 4%, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हुई है, ठीक है। कोलेटरल वोलेटरल बीच में नहीं आया, अभी मैंने कोलेटरल को बात नहीं करी है, वो आगे आएंगे, ठीक है। तो यही है। तो अप टू 3 लाख यहाँ पर MISS को कंपेयर कर रहा है ये KCC से, ठीक है। अगर MISS अगर 3 लाख से कम है तो MISS लगेगा, तो आपको लोन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो भाई KCC के थ्रू आपको लोन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उस पर MIS नहीं लगेगा, MIS एप्लीकेबल नहीं है। KCC की कोई लिमिट नहीं है भाई, आपके पास जितनी लैंड है, मेरे पास 10,000 हेक्टर लैंड है, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा उठा सकता हूँ, ठीक है। KCC 50 लाख लिमिट भी हो सकती है KCC की, ठीक है। KCC की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वैसे ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी लैंड और क्रॉप उसको जस्टिफाई करें, जो भी लिमिट है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर KCC में आपको लिमिट मिलती, अगर आपको 3 लाख से ऊपर का लोन होगा तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उस पर MISS की फैसिलिटी चाहिए तो वो 3 लाख से कम का होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा, वैसा वाला MISS वाला, जिसमें आपको लो और सब्सिडाइज रेट में मिलेगा, जो कि 4 to 7% है। मैंने आपको बता दिया 7 से 4 कैसे जाते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल जो KCC पर नॉर्मल लोन मिलता है वो 9 से 10% का मिलता है, नॉर्मली हायर होता है, ठीक है। कोलेटरल, इसमें क्या कोलेटरल देना पड़ता है, मैंने इसमें क्या है, कोलेटरल नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर लिखा है कि नन वेव्ड, खत्म हो जाता है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, मतलब 3 लाख से कम में कोलेटरल नहीं देना पड़ता, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2 लाख से कम पे नहीं देना पड़ता। बस ये चीज़ को अपने दिमाग में भी रखना कि यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि 3 लाख से कम पे कोलेटरल नहीं है, ठीक है, नहीं देना पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ 2 लाख से, इसको मैं जस्टिफाई करूँगा आगे, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप भाई 3 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो KCC के थ्रू, तो आपको लैंड को मॉर्गेज करना पड़ेगा या अपने एसेट को मॉर्गेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसमें सिंपल होती है, मिनिमल होती है, लेकिन यहाँ पर तो फुल लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी हर एक लैंड का, आपकी आप उसके लैंड के ओनर हो या नहीं हो, ठीक है, कोई लीजिंग तो नहीं कर रखी है किसी और को, तो नहीं दे रखा है आपने, ये ऐसा पूरा चेक होगा सब कुछ। फिर आप जो लोन ले रहे हो इस क्रॉप के लिए ले रहे हो, तो आपने उसी क्रॉप के लिए यूज़ किया है नहीं किया है, वो सब चेक होगा, फुल लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने MIS को यूज़ किया है, यहाँ पर KCC को यूज़ किया है, ठीक है। और KCC क्या है, ब्रॉडर पार्ट है, KCC ये भी मतलब ये भी लोन क्या है KCC में ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा पार्ट है MISS। अब मेरे ख्याल से समझ आ गया, मैंने बता दिया है, बस एक ये पॉइंट याद रखना, 3 लाख से कम 2 लाख से कम वाला, ठीक है, आगे बात करेंगे इस पर। अब थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि वो लिमिट को कैलकुलेट एक्चुअली में करते कैसे हैं, ठीक है, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द डायरेक्शन, जो लिमिट है वो कैलकुलेट होती है फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स, अलाइंड एक्टिविटीज एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो कौन कौन मतलब कौन कौन इसमें एप्लीकेबल है, कौन किस पर्टिकुलर के लिए एप्लीकेबल है, ओनर्स कल्टिवेटर के लिए, टेनेंट फार्मर के लिए, ओरल लेजर्स के लिए या शेयर कॉपर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल है, और JLG के लिए भी है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के लिए भी है, ठीक है। तो अब एक बार आप कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट होती है एक KCC की लिमिट। मैंने आपको बताया था एक जो लिमिट है असलियत में स्केल ऑफ फाइनेंस पर डिपेंड करती है। स्केल ऑफ फाइनेंस का फॉर्मूला क्या है, कितनी लैंड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी SOF पर एकड़ नोटिफाई किया है स्टेट लेवल कमेटी ने या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ठीक है, उसमें ऐड कर दो, ठीक है, उसमें ऐड कर दो, प्लस ऐड कर दो 10% ऑफ दिस SOF इसके लिए फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड हाउस होल्ड कंजप्शन। भाई वो भी तो ज़रूरत है, 10% ऐड करना पड़ेगा ना भाई, जब तक क्रॉप नहीं होगी और कल्टीवेट नहीं हुई, हार्वेस्ट नहीं हुई और उसको बेचा नहीं, तब तक तो पैसा नहीं है ना आप पे, एक फार्मर पे नहीं है, तो उसके लिए कौन खर्चा उठाएगा, KCC उसमें इंक्लूड करके चलता है वाले खर्चे को भी, प्लस वाले खर्चे को भी इंक्लूड करता है, प्लस 20% ऑफ SOF भी इंक्लूड करता है, जो रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फार्म टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लस वो भी इंक्लूड करता है जो फसल बीमा योजना में देखो कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है एक फार्मर को। मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास ये क्रॉप है, मुझे इसका बीमा कराना है, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू करा सकता हूँ, ठीक है। पर उसमें क्या, उसमें कुछ लिखा रहता है कि 2% मुझे खुद से भरना पड़ेगा, 5% फॉर हॉर्टिकल्चर मुझे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से लाऊंगा, वो पैसा भी मैं KCC के थ्रू भर सकता हूँ, KCC के थ्रू वो प्रीमियम भर सकता हूँ, तो वो वैसे इंश्योरेंस को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है,
ठीक है। तो अब एक बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि होता कैसे है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है, मान लो रमेश है, ठीक है, वो होल्ड करता है 5 एकड़ या हेक्टर ले लो, हेक्टर ज़मीन करता है, ठीक है। ये जो है ये एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। अगर स्मॉल फार्मर है तो 5 हेक्टर नहीं रखता, तो एकड़ ही कर लेते हैं, फिर एकड़ कम होता है, ठीक है। एकड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रमेश है वो होल्ड करता है 5 एकड़ और स्मॉल फार्मर है, फार्मर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और वो उगाना चाहता है वीट को, हमारा मतलब एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल से उसका असली मतलब समझने का है, ठीक है। तो वीट और पैडी को उगाना चाहता है, ये कंडीशन है। तो और गवर्नमेंट ने, जो कि स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, उसने उसने एसओएफ को क्या, एसओएफ का जो रेट है उसको क्या डिसाइड किया है, 20K to 20,000 रुपीज़ पर एकड़, एकड़, ठीक है, पर एकड़ डिसाइड किया है, ठीक है। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताया है इसका, कि भाई ये जो ना इन्वेस्टमेंट प्लान भी करना चाहता है, ये ट्रैक्टर खरीदना चाहता है इस पूरे 6 साल के अंदर, 6 ईयर का हमें पता है केसीसी का 6 ईयर के लिए होता है, इस पूरे 6 साल के अंदर ये ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, कब, 3rd ईयर में खरीदना चाहता है फॉर एग्जाम्पल। और उसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 4 लाख रुपये, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट वो बताता है। एक रमेश है वो बोलेगा कि भाई मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैं एक स्मॉल फार्मर हूँ और मैं एक स्टैंडर्ड केसीसी के लिए अप्लाई करने आया हूँ बैंक में, मैं वीट उगाऊंगा अपनी लैंड पे और पैडी उगाऊंगा, ठीक है। तो बैंक देखेगा ठीक है, तुम्हारे यहाँ का जो एरिया का एसओएफ है वो है 20,000 पर एकड़, ठीक है। और तुम्हें हम दे रहे हैं केसीसी 6 साल के लिए, और तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम्हें ट्रैक्टर भी खरीदना है, इन्वेस्टमेंट प्लान भी है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड लोन की तरह यूज़ होगा, स्टैंडर्ड लोन की तरह। उसका टोटल अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, तो आप 3rd ईयर में खरीदने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो चलो अब आपकी कैलकुलेट करते हैं केसीसी की लिमिट। तो पहले एसओएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो एसओएफ है वो रेट, पहले रेट 20,000 रुपये रेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, ये जो 1 लाख रुपये। अब मैंने बोला कि इसमें प्लस कर दो 10% ऑफ एसओएफ, ये किसके लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। तो कितना होगा 10%, 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ को ऐड कर दो, ठीक है, प्लस इसमें और प्लस कर दो 20% ऑफ मशीन के लिए या कोई सॉइल टेस्टिंग करानी हुई, ठीक है, 20%। तो ये कितना हो गया, हाँ, 1 मिनट, 10 से ये है तो ये तो 1 लाख पे होगा ना, सॉरी सॉरी, ये 1 लाख पे होगा ना, ये जो एसओएफ है वो 1 लाख आया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 10,000 होगा, 10,000 होगा, 10,000 होगा, क्योंकि वो एसओ 10% ऑफ एसओएफ, ये वाला जो टोटल आया ना उस पर है, ठीक है, वो 10,000 हो गया। 20% ऑफ एसओएफ कितना हो गया, इसमें 20,000 रुपये हो गया ये, ठीक है। प्लस इसमें थोड़ा इंश्योरेंस भी ऐड करना है, वो फसल बीमा योजना योजना में जो करना है हमें ना, तो वो मान लो 5,000 रुपये पर ईयर देना है। तो जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं बेस ईयर कैलकुलेशन। जो बेस ईयर की, ईयर वन में ये कैलकुलेट हुआ थ्रू दिस एसओएफ, जो कि एसओएफ का रेट था 20K पर एकड़। इसके अगेंस्ट जो बेस कैलकुलेट हुआ वो हुआ ₹1,00,000 प्लस ₹10K प्लस ₹20K प्लस ₹5K, तो ये कितना हो गया 1.35 लाख रुपीज़ टोटल हो गया। तो दिस इज अ केसीसी लिमिट, दिस इज अ केसीसी लिमिट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर कितनी हो गई 1.35 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी मैंने ये आपको कैलकुलेट करके बता दिया, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। अब ईयरली इंक्रीज भी होगा, देखो भाई, हाँ मैंने बोला था इन्फ्लेशन भी होती है, अब अगले अगले साल जो है ना इन्फ्लेशन भी आएगी, सॉइल के मतलब क्या बोलते हैं, जो सीड है उसके दाम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या बोला है, फॉर द 6 ईयर टेन्योर जो लिमिट है वो यूजुअली इंक्रीज होती है टू अकाउंट द इन्फ्लेशन ग्रोथ, ठीक है, केसीसी में होता है, ये यही एडवांटेज है केसीसी का, ठीक है। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करता है, 10% ऑफ नोशनल हाइक करता है ओवर द प्रीवियस ईयर लिमिट, देखना प्रीवियस ईयर लिमिट करता है, ठीक है, प्रीवियस लिमिट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर में। अगर देखो, अगर स्टेट कमेटी ने नोटिफाई नहीं किया न्यू स्केल ऑफ फाइनेंस, तो भाई वो अपने आप ही 10% अपने आप ही जोड़ के बताएगा, ठीक है। और अगर उसने किया, मान लो सेकेंड ईयर में भी उसने एसओएफ को नया बता दिया, सेकेंड ईयर में उसने एसओएफ को नया बता दिया, कुछ बता दिया, मान लो 30K पर एकड़, तो बैंक को दोबारा से सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर तरीके से किया है वो भी ऐसे करके, पूरा ऐसे करके दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर
अगर स्टेट ने नहीं बताया, ये नहीं बताया, ठीक है, तो वो बैंक जो है अपने आप ही 10% ऐड कर देगा प्रीवियस वाले पे, मतलब इस पे 10% ऐड करके फिर सेकंड वाले का बता देगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखो यही है, बेस ईयर में हमारा कितना आ रहा था, बेस ईयर में हमने कैलकुलेट किया था 1,35,000 रुपीज़, ठीक है। ये मेरी बेसिक बेस आ रही थी, ठीक है। और ये सारी कौन सी लिमिट है, ये शॉर्ट टर्म लिमिट्स है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म लिमिट तो हमने पहले से डिफाइन कर रखी है। वो कितनी है लॉन्ग टर्म लिमिट, इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है हमारा 4 लाख रुपए का, जो कि हम थर्ड ईयर में करेंगे, ठीक है। तो बेस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आया 1,35,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर एसओएफ को नोटिफाई नहीं किया था, तो ईयर 2 में क्या कर दिया, जो पुरानी लिमिट थी उसमें 10% एक्स्ट्रा कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो अभी सेकंड ईयर की लिमिट कितनी हो गई 1,48,500। अब थर्ड ईयर में भी इन्होंने मान लो एसओएफ नहीं किया, ठीक है, नहीं बताया, तो प्रीवियस वाले पे 10% फ्री आ गई। इस पे भी नहीं किया, एसओएफ नहीं बताया, तो ये मतलब ऐसे करके जिस पे भी एसओएफ नहीं बताया जाएगा वहाँ पर आपको पूरा, जहाँ पर भी नहीं बताया जाएगा वहाँ पर 10% सीधे ऐड कर देना है। और जहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा, मान लो इस ईयर में नोटिफाई करते, ऐसा आप बोल देते 30,000 हो गया है पर एकड़, तो आपको वो पूरा पूरा जैसे मैंने बताया ना वैसे कैलकुलेट करना पड़ता तब दोबारा से, ठीक है। तो ऐसे करके जो छठी, जो 6th ईयर में जो आपकी शॉर्ट टर्म लिमिट आई वो कितनी आई 2,17,418 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई शॉर्ट टर्म लिमिट, शॉर्ट टर्म लिमिट हो गई, शॉर्ट टर्म लिमिट हो गई, वो भी कौन सी ईयर की 6th ईयर की, वो भी कितनी है 2,17,418 रुपीज़, ठीक है। और मैंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट वाली है, इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ठीक है, वो कितनी है, बैंक उसको भी ऐड करेगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी थी, जो कि वो बोल रहा था 4 लाख रुपए, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल लिमिट बताओ, टोटल लिमिट इन दोनों का एडिशन शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म कितनी हो गई 6,17,418 लाख रुपीज़। तो मैंने क्या बोला था लास्ट ईयर, ये क्या CMPL नहीं है, ठीक है, कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट नहीं है। शॉर्ट टर्म एट 6th ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितनी होती है 6,17,418 लाख रुपीज़। तो यही CMPL है और हमारी शॉर्ट टर्म लिमिट ऐसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। हमने CMPL को पढ़ा था ना पीछे, यही तो CMPL है, ऐसी तो CMPL कैलकुलेट होती है जो हमने अभी किया, ये CMPL ही है, ठीक है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये हमने ऐड कर दिया। तो अब एक फार्मर के KCC पे पता है, एक फार्मर के KCC पे कितनी लिमिट आएगी, उसके उस पर लिखी हुई आएगी 1,17,418 रुपीज़ आएगी, सॉरी 16 लाख, 6 लाख यार, 16 नहीं 6,17,418 लाख 18 रुपीज़ लिखे आएगी, रुपीज़। अब ये लाख थोड़ी ना रहेगा यार, ये रुपीज़ रहेगा, मैंने टोटल लिख दिया ना, ठीक है। तो ये आएगी, तो ये ऐसे करके लिमिट पूरी कैलकुलेट होती है। पर अभी क्वेश्चन ये आएगा कि भाई क्या फर्स्ट ईयर के अंदर उसको ये सारी की सारी लिमिट मिल जाएगी, नहीं, शॉर्ट टर्म लिमिट जो है उसको उसी ईयर पे मिलेगी। मान लो फर्स्ट ईयर में उसको इतनी लिमिट मिलेगी, सेकंड ईयर में उसको इतनी लिमिट मिलेगी, लेकिन इसमें प्लस लॉन्ग टर्म लिमिट ऐड रहेगी। वो बंदा पहले टर्म में ही 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद सकता है, या दूसरे में खरीदना चाहे दूसरे में खरीद सकता है, तीसरे में खरीदना चाहे तीसरे में खरीद सकता है, चौथे में खरीदना चाहे चौथे में, 5 छठे तक कभी भी खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन खरीदने के बाद उसे पेमेंट 6 के 6 ईयर के अंदर अंदर करना है, लॉन्ग टर्म वाले का भी, ठीक है। तो उसकी अगर उसने 30 ईयर में खरीदा तो उसको आने वाले 4 साल में पेमेंट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाले का भी प्लस शॉर्ट टर्म वाले का भी। और लॉन्ग टर्म का पेमेंट करेगा स्टैंडर्ड लोन की तरह, और शॉर्ट टर्म का पेमेंट करेगा RCCF की तरह, ठीक है। बस आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे कैलकुलेट होती है सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक और चीज़ मैंने आपको बताई, ये तो बता ही दिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर मार्जिनल फार्मर्स क्या है, उनको एक अलग से, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है ज़मीन, उनको फ्लेक्सी KCC मिलता है, जिसकी लमसम अमाउंट कितना होता है 10,000 से 50,000 होता है, ठीक है। और इनको एक प्रोटेक्शन भी मिलती है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। और ये कौन सी नीड्स को कवर करने के लिए, क्रॉप, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो भी KCC फ्लेक्सी KCC होता है उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, वहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता, उन्हें बेसिक चीज़ों का मिलेगा ही मिलेगा। क्रॉप के लिए मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे बेसिक टूल खरीदने हुए वो मिलेगा, उसके लिए पैसा मिलेगा, और कंजप्शन के लिए पैसा मिलेगा, ठीक है। वो भी सिर्फ कितना 10,000 से 50,000। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, मान लो अभी मार्जिनल फार्मर थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है,
तो क्या उसको तब भी केसी फ्लेक्सी केसी से मिलेगा? नहीं, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये। अगर मान लो इस मार्जिनल फार्मर को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है किसी भी रीज़न से, तो वो अपने आप को स्टैंडर्ड वाले में कन्वर्ट करा सकता है बैंक से बात करके कि भाई अब हम हॉर्टिकल्चर करने वाले हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड भी आ गई है और हम अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने वाले हैं, तो हम स्टैंडर्ड लोन में स्टैंडर्ड केसीसी हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल फॉर अलाइंग एक्टिविटीज़ क्या है? वो जो हमने पढ़ा वो किस पे पढ़ा था? वो लैंड पे पढ़ा था। ठीक है, मतलब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अलाइंग एक्टिविटीज़ के ऊपर बोला है। अलाइंग एक्टिविटीज़ कौन कौन आते हैं इसमें? फार्मर्स आते हैं, फिशरीज आती हैं, ठीक है, फिशर्स आते हैं, टेनेंट फार्मर्स आते हैं, सारे वही ऐसे ये अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, JLGs ग्रुप आते हैं, ठीक है, सब आते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होती है? देखो वही सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम, +10% +20% प्लस इंश्योरेंस, ठीक है, वो सब कुछ सेम होगा, बट यहाँ पर यूनिट के हिसाब से होगा। मान लो कोई राम था, रमेश था, मान लो रमेश था, उसके पास जो ना 5 काऊ थी, तो उसे जो लिमिट मिलेगी ना वो 5 काऊ के ऊपर मिलेगी। तो हमने जो SOF निकाला था वो 5 काऊ मल्टीप्लाई बाय एसओ रेट, वो रेट जो है मान लो 20,000 रुपये होगा, 20,000 रुपये पर काऊ, वो ऐसे करके कैलकुलेट होगा, ऐसे करके 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे। ठीक है, तो पर काऊ के हिसाब से मिलेंगे इस बार इसको पर यूनिट, मतलब यूनिट कॉस्ट के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, जैसे कॉस्ट पर काऊ, कॉस्ट पर बर्ड। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ड्राइंग वो सेम कैलकुलेशन है, वो दोबारा नहीं बताऊंगा। ड्राइंग पावर इसमें जो है ना चेंज होती रहेगी। द एक्चुअल अमाउंट द बोरोवर कैन विदड्रॉ इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक। क्योंकि भाई ये लैंड कभी मर नहीं सकती, ठीक है, वो मर नहीं सकती, वो तो हमेशा रहेगी रहेगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो रमेश के पास काव हैं, बर्ड हैं या डोंकीज हैं, जो भी हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं, स्टॉक है, तो वो मर सकता है, वो बीमार हो सकता है। उसकी वजह से क्या है, मान लो पहले साल थी 5, दूसरे साल आते आते जो ना 2 मर गई, ठीक है, तो 3 बच गई। अब जो उसकी लिमिट होगी ना दोबारा से कैलकुलेट होगी, वो भी 3 के अकॉर्डिंग, तो पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि लैंड तो भाई 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ ही रहती है जनरली। ठीक है, जब तक वो खुद ना बेच दे, अगर उसने बेच दी तो फिर वही सेम चीज़ दोबारा चेंज जाएगा। जनरली ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन भाई ये यहाँ पर जो है ये काव हो गए हैं ना, मतलब एनिमल जो होते हैं वो मर सकते हैं, तो उनके बेसिस पे होगी कि अभी अगले साल 2 बज गई या 3 बज गई, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्राइंग लिमिट मिलेगी। आप ड्रॉ उतना ही कर पाओगे, फिर आपकी शॉर्ट टर्म लिमिट दोबारा से कैलकुलेट होगी। तो वही है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। अगर आपको ट्रैक्टर बाय करना है, कंस्ट्रक्शन करना है शेड का, माइक्रो इरिगेशन करना है या माइनर इरिगेशन करना है, लैंड डेवलपमेंट करना है, तो वही इसमें क्या है, वो जो लोन होता है वो 6 ईयर के बेसिस पे मिलेगा आपको, और आपके रीपेइंग कैपेसिटी के ऊपर आपको अलॉट किया जाएगा, है ना। मतलब आपके पास कैश फ्लो तो है ही नहीं, कैश फ्लो आपके पास 10,000 रुपये का है, और आप 1 करोड़ की मशीन खरीदने की बातें कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगी वो चीज़ें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। अब आ जाता है थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है, चैप्टर 3 क्या बोल रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड रूल। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करी गई है कि रेट जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय द RBI's इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस ड्यूरेशन के थ्रू। ठीक है, जो कि मार्केट लिंक्ड और रेगुलेटेड होता है एज पर द करंट पॉलिसीज। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होती है यहाँ पर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है, ये 12 मंथ वाली होती है, 18 मंथ वाली होती है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो बेस किस पे होती है, हार्वेस्टिंग सीजन पे। आपको पहले इतना एडिक्वेट टाइम दिया जाता है कि आप अपनी हार्वेस्ट कर लो, फिर उसको सेल कर लो, वहाँ से कैश फ्लो आ जाए तो उसका पेमेंट करना। ठीक है, इंटरेस्ट आप तब पे कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे हार्वेस्टिंग सीजन के बेसिस पे उतने टाइमलाइन के बेसिस पे आप पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट उसके बेसिस पे आप पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना वो एनुअली होता है। ठीक है, ये इसलिए करते हैं कि इनकी जो बैंक की अकाउंटिंग बुक है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैंक की अकाउंटिंग बुक तो एक फाइनेंशियल ईयर दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक चलती है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर तक चलती है, और इसका जो टाइमिंग होता है वो 18 मंथ तक होता है। तो एक बैंक 18 मंथ तक वेट नहीं कर सकता, तो वो इसलिए वो एनुअली चार्ज करता है। ठीक है, एनुअली आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन आपको पे इसको 18 मंथ के अंदर अंदर करना है। ठीक है, 18 मंथ का आपके पास टाइम है, आराम से 18 मंथ लो और फिर पे करो। इसमें 12 मंथ का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या फ्रिक्वेंसी, जो इंटरेस्ट की फ्रिक्वेंसी होती है वो हार्वेस्टिंग सीजन पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर किस लिए, यहाँ पर एनुअली डिपेंड करती है। ठीक है, बिकॉज कि उनकी अकाउंटिंग जो है वो डिस्टर्ब ना होने लग जाए। ठीक है, इसलिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो आपने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, ठीक है, तो फिर क्या है, अगर आपका अकाउंट हो गया ओवरड्यू,
तो भाई बैंक के पास लीगल राइट है कि वो आपके इंटरेस्ट को कंपाउंड करता रहे, ठीक है, इफ़ द लोन बिकम इन ओवरड्यू, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक प्रोटेक्शन भी निकाला, प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो मैंने आपको बता दिया था कि जो जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट बढ़ा है आप पे, है ना, जो ओवरड्यू होने के बाद जो बढ़ता रहेगा, वो इसको एक्सीड नहीं कर सकता, वो प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स, मान लो किसी स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स ने 50,000 रुपये लिए, पर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कुछ ड्राउट आया होगा और ये भर नहीं पाए पेमेंट, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट ही जो है ना 70K पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या लीगली ये पहुंच सकता है? नहीं, आरबीआई के अकॉर्डिंग ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो चार्ज? 50 इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, 50 से ज़्यादा आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते इंटरेस्ट, वो होना चाहिए कम प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल कितना था? 50K, तो 50K से कम या उतना ही आप कलेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट, चाहे वो कितनी बार में डिफॉल्ट करे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ दी गई, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग, ठीक है, मतलब मान लो आपने आपकी KCC की लिमिट थी 5 लाख रुपीज़, ठीक है, आपने 5 लाख रुपए निकाले, ठीक है, और एक स्विंग मतलब आपने कल्टीवेशन स्टार्ट करी और फिर उसको कल्टीवेट करने के बाद हार्वेस्ट किया क्रॉप को और बेच दिया, और आपको प्रॉफिट हुआ 6.5 लाख रुपीज़ का। तो आपने क्या किया? रीपेमेंट कर दिया, तो आपने 6.5 लाख रुपीज़ सीधे भेज दिए यहाँ पर। तो 6.5 लाख रुपीज़ सीधे पहुँच गया, मतलब अभी अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपीज़ सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है ये। 5 लाख तो आपके अकाउंट की लिमिट थी और 1.5 लाख जो है आपने एक्स्ट्रा डाल दिए। तो आरबीआई बोलता है कि ये जो एक्स्ट्रा है ना, जो सरप्लस अमाउंट है ना, इस पे आप एक बैंक इस फार्मर को देगा इंटरेस्ट, वो भी कौन से किसके बेसिस पे? सेविंग अकाउंट के बेसिस पे। सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो देगा, एक बैंक देगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, इफ द केसीसी अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, farmer has deposited extra money, the bank must pay the interest on that particular balance saving bank rate के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो यही बोल रहा है। अब आता है जो मैंने आपको बोला था ना, वो 2 लाख याद रखना, 3 लाख याद रखना, कोलेट्रल वाला बात याद रखना, तो वो यही है। कोलेट्रल, सिक्योरिटी और मार्जिन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आरबीआई मैंडेट करता है स्ट्रिक्ट वेवियर लिमिट टू हेल्प द फार्मर एक्सेस क्रेडिट इजीली। क्या बोला इन्होंने? जो मैंने बोला था कि मैं जो बोल रहा था कि 2 लाख तक की है कोलेट्रल, हाँ 2 लाख तक है, क्यों है देखो, 2 लाख तक इन्होंने बोला है नो कोलेट्रल रिक्वायर, मतलब कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, और जीरो मार्जिन भी संग में लाया है। जीरो मार्जिन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई मार्जिन हो पर्टिकुलर किसी लोन के अंदर, कोई मार्जिन हो, मान लो 25% की मार्जिन हो, तो ये मार्जिन वो अमाउंट होता है जो बोरोवर पे करता है। मान लो उसे एक बोरोवर को चाहिए 100 रुपीज़, तो 75 रुपीज़ तो बैंक देगा, बैंक फाइनेंस करेगा, और 25 रुपये आपको खुद की जेब से भरने पड़ेंगे, मतलब एक बोरोवर को भरने पड़ेंगे, तो इसको ही बोलते हैं मार्जिन। ये जो 2 लाख रुपए तक का लोन है ना, ये कोलेटरल फ्री है, प्लस उसमें जीरो मार्जिन भी है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये जीरो है। इसका मतलब अगर 100 रुपये आपको चाहिए, ठीक है, कुछ भी करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, तो 100 के 100 रुपये कौन फाइनेंस करेगा? बैंक फाइनेंस करेगा, आपको अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं है। तो इसलिए बोला था कि वो 2 लाख रुपए से नीचे का कोलेटरल फ्री है, क्योंकि वहाँ पर जीरो मार्जिन भी है, ठीक है, कोलेटरल नहीं देना वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर 3 लाख भी लिखा था, 3 लाख भी है, बिल्कुल सही बात है, अप टू 3 लाख भी है, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, बट एक इफ़ की कंडीशन लगा दी है, इफ़ देयर इज अ टाई अप एग्रीमेंट फॉर रिकवरी, मिल्क पेमेंट गोज डायरेक्टली टू द बैंक। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, टाई अप अरेंजमेंट क्या होता है। टाई अप अरेंजमेंट ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट होता है, ठीक है, या एग्रीमेंट बोल दो। यहाँ पर कौन होते हैं? एक बोरोवर होता है, यहाँ मैं बोल देता हूँ, बोरोवर को एक तरीके से सेलर बोलते हैं इन द एंड, ठीक है, बोरोवर जो कि सेलर है, और बैंक होता है, एक बायर होता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे अमूल ले लो, यहाँ पर अमूल हो गया, ठीक है, अमूल हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मर हो गया, और ये बैंक तो बैंक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इससे बैंक से लेगा केसीसी के थ्रू लोन, ठीक है, और वो मान लो इसने लोन लिया 2.5 लाख रुपीज़, और इसको अब कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, जीरो कोलेटरल, और इनडायरेक्टली हाँ जीरो कोलेटरल रहेगा, कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। पर कैच क्या है? कैच ये वो एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बोरोवर तभी 2.5 लाख रुपीज़ कोलेटरल फ्री ले सकता है जब ये बोरोवर, जो कि इनडायरेक्टली सेलर है, ये दूध बेचता है, मान लो डेयरी वाले में
है, ठीक है, डेयरी वाले में है, ये डेयरी वाले में है, ठीक है। ये इसके साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट कर ले कि जो भी मैं दूध प्रोड्यूस करूँगा, मिल्क प्रोड्यूस करूँगा, वो मैं तेरे को बेच दूंगा, और जो भी पैसा बनेगा मेरा, वो तो डायरेक्ट बैंक में दे देगा, मेरे केसीसी अकाउंट के अंदर भर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जहाँ पर बैंक आपको लोन देता है, ठीक है, केसीसी के थ्रू, और आप एक अरेंजमेंट में होते हो विद एनी अनदर कोऑपरेटिव बायर के साथ या अमूल के साथ, जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, तू मुझे दूध दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, लेकिन मैं जो पैसा है ना डायरेक्ट बैंक को दे दूंगा, ठीक है, तेरा जो अकाउंट है केसीसी वाला, उसमें रीपेमेंट कर दूंगा मैं ही। तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है भाई, इससे क्या फ़ायदा हुआ, बैंक को पता चल गया कि यार बोरोवर का जो है ना, बोरोवर का जो पैसा है वो एक इनकम आती रहेगी, तब तक आती रहेगी जब तक वो मिल्क बनाता रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो मिल्क उसका प्रोड्यूस हो, बिके ही ना, ठीक है, कोई खरीदने वाला ही ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर एक बायर है जिसने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, खरीदने वाला है, तो इसका मतलब बैंक क्या समझ रहा है कि बोरोवर के पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो ठीक है, इसको कोलेटरल फ्री लोन दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोलेटरल फ्री इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक टाई अप एग्रीमेंट में होते हैं, अगर नहीं होंगे तो वो कोलेटरल फ्री नहीं होगा, फिर आपको नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अप टू 2 लाख में नो कोलेटरल क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर नो कोलेटरल इसलिए किया, एक होता है हाइपोथिकेशन कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लैंड, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप। मुझे हाइपोथिकेशन की स्पेलिंग नहीं आती, हाइपोथिकेशन यही होगी मेरे ख्याल से, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अगर इस बंदे ने जो कोलेटरल फ्री नो कोलेटरल वाला लोन लिया है, इसने 2 लाख से कम का, अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है, ये पैसा नहीं पे करता, तो अब ये बैंक कैसे रिकवर करेगा भाई। मान लो उसकी लैंड पे जितनी भी क्रॉप है ना, उस पे पहला अधिकार पता है किसका होगा, बैंक का अधिकार होगा, जिसने उसको पैसा दिया है किसी के थ्रू, उसका अधिकार होगा। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो चाहे वो विलफुली डिफ़ॉल्ट करे, तो बैंक क्या देखेगा, बैंक देखेगा इसके पास क्रॉप है पूरी की पूरी, इसने बेचा ही नहीं है, तो बस ये उस क्रॉप को ले लेगा और फिर उसके थ्रू अपना पैसा बना लेगा, ठीक है। ऐसे करके पैसा रिकवर कर लेगा इनडायरेक्टली, ये तो हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप करेगा। तो इसलिए 2 लाख तक का जो है ना कोलेटरल फ्री लोन होता है ऑन लैंड, ठीक है, ऑन लैंड की बात हो रही है यहाँ पर। और इससे ऊपर जाओ तो भाई बैंक के हिसाब से चलना है, जो कि हमने अभी पॉलिसी डिसाइड कर मतलब देखा है कि भाई कैसे कैसे वो पूरा कैलकुलेट होता है, ठीक है, लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है, और फिर जो कोलेटरल है वो बैंक के हिसाब से ही देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा कि भाई कोलेटरल दो तो दो, ठीक है, देना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ है, इफ़ द फार्मर वॉलेंटरली प्लेज, अगर फार्मर प्लेज करना चाहता है गोल्ड और सिल्वर फॉर द लोन अंडर 2 लाख रुपीज़, तो वो कर सकता है और बैंक उसको अलाउ कर सकता है, ठीक है। पर बैंक डिमांड नहीं कर सकता, बैंक अलाउ कर सकता है पर डिमांड नहीं कर सकता। तो ये लोग जो है फार्मर क्यों प्लेज करना चाहते हैं अपना गोल्ड, कि अगर 2 लाख से अंडर लोन है, मान लो वो 4% पे है, ठीक है, तो अगर उसने गोल्ड को प्लेज कर दिया है तो वो 3% हो जाएगा, और अप्रूवल तेज होंगे इस पर, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए फार्मर जो है वॉलेंटरली प्लेज कर देते हैं अपने गोल्ड को, सिल्वर को, अंडर द लोन 2 लाख रुपीज़। तो अंडर द लोन 2 लाख रुपीज़ गोल्ड और सिल्वर प्लेज करना अलाउड है, लेकिन वो वॉलेंटरली होना चाहिए फार्मर के थ्रू, बैंक उसको डिमांड नहीं कर सकता अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ और याद रखना। अब तो सारी चीज़ें आसान है। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फार्मर को देखो बार बार इसमें सबमिट नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि 6 साल का इसमें पीरियड रहता है, 6 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत एनुअल रिव्यू भी होता है, ठीक है। दे प्लान टू ग्रो ड्यूरिंग द एनुअल रिव्यू, दे ओनली नीड टू डिक्लेयर द क्रॉप दे प्लान टू ग्रो ड्यूरिंग द एनुअल रिव्यू होता है, बस एक बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शेयर क्रॉपर्स होते हैं या ओरल लीजेस होते हैं, मान लो जहाँ पर कोई टेनेंट फार्मर है जो कि दूसरे के खेत पे काम करता है, तो उसको कैसे मिलेगा, हाँ, ये उसको जो है ना एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कहाँ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या पंचायत से, वो ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है। अगर उसको ये वाली पर्टिकुलर केसीसी का चाहिए, केसीसी पे लोन चाहिए, ठीक है। अगर वो सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है आसानी से नहीं मिलता है इन टेनेंट फार्मर्स को, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत पैसा लग जाता है उस चीज़ में, है ना, उनके पास इतना ही पैसा नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो लोन जो है 50,000 तक का है, तो बैंक जो है एक एफिडेविट, सिंपल एफिडेविट भी सबमिट ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है, रिगार्डिंग देयर स्टेटस और क्रॉप ग्रोन, ठीक है। डिजिटल एंड डिलीवरी चैनल्स क्या है, बैंक मस्ट इंश्योर फार्मर कैन एक्सेस फंड इजीली थ्रू, वो एटीएम के थ्रू फंड को एक्सेस कर सके, माइक्रो एटीएम के थ्रू कर सके, कि आप ऐसे पीओएस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स बना के दो जहाँ पर वो इस पर्टिकुलर फंड को एक्सेस कर सके, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सके, यूपीआई के थ्रू भी कर सके, ऐसी चीज़ें भी करके दो, ठीक है। और इसमें क्या है रिक्वायर्ड, क्या है, बैंक मस्ट अनेबल केसीसी ऑपरेशन वाया यूपीआई डेबिट कार्ड,
नेट बैंकिंग, ठीक है, एंड अदर डिजिटल चैनल लाइक CBDC अपॉन द कस्टमर कंसेंट। लेकिन कस्टमर के कंसेंट पे ही कर सकते हो आप ये ऐसी ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़, ठीक है, उनको अनेबल KCC ऑपरेशन, बिकॉज अभी हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो जो है ना ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, लोग इतने ज़्यादा डिजिटल चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जिनको समझ आता है वही इन चीज़ों के थ्रू करें, नहीं तो नॉर्मल आप बैंक में आओ और वहाँ से पैसा उठा के जाओ, ठीक है, वहाँ से पैसा लो। तो ऐसे वहाँ पर कस्टमर का कंसेंट चाहिए बैंक को, ये बस बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी इंश्योरेंस का देखते हैं। फार्मर हैव द ऑप्शन टू अवेल ऑफ क्रॉप एसेट एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस, हम बात कर चुके हैं पूरा, है ना, कि प्रीमियम जो है डायरेक्टली पेड हो जाता है थ्रू द KCC अकाउंट, ठीक है, पर ये मैंडेटरी चाहिए, इसमें कंसेंट चाहिए उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का, ठीक है। बैंक को एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा बेनिफिशियरी को अबाउट द इंश्योरेंस और उनका कंसेंट देना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से डेबिट नहीं कर सकते हैं। और जब लोन फंड करेगा इंश्योरेंस को, तब जो पॉलिसी है वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए, ठीक है, बस ये है। वेयर हाउस रिसिप्ट, अगर फार्मर स्टोर करता है अपने प्रोड्यूस को किसी भी वेयर हाउस में, तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती हैं, ठीक है, तो वो जो है बैंक जो है लोन दे सकते हैं, बैंक लोन दे सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि द KCC का जो लोन है, वो आउटस्टैंडिंग लोन है, वो भी एडजस्ट या पेड ऑफ हो सकता है यूजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है। आगे मॉनिटरिंग एंड NPA, देखो एंड यूज़, बैंक बार बार मॉनिटर करता रहेगा कि भाई मनी जो है असल में किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप KCC में किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हो किसी को, तो आप उसी के लिए यूज़ करो, वो मॉनिटर करता रहेगा बैंक, ठीक है। NPA नॉर्म्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड RBI इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। और सेग्रीगेशन क्या है, बैंक मस्ट टेक्निकली स्प्लिट द लिमिट इन देयर सिस्टम, कि भाई कौन सी कैश क्रेडिट लिमिट है जो कि शॉर्ट टर्म वाली है, और कौन सी टर्म लोन लिमिट है जो कि इन्वेस्टमेंट वाली है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, ठीक है। फोर्थ चैप्टर क्या है, रिपोर्टिंग के ऊपर है। डाटा सबमिशन, बैंक मस्ट रिपोर्ट KCC डाटा टू द RBI क्वार्टरली देना पड़ेगा उनको। और डेडलाइन क्या है, विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये सारा का सारा डाटा KYC का रिपोर्ट सारी की सारी देनी पड़ेंगी RBI को, ठीक है, बस ये है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में कि मेरा चैनल भी ग्रो हो। थैंक यू सो मच।